हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि हम डेली करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं, आज भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीकली रिवीजन की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, आप सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, चाहे हम पढ़ जाए जितना लें, अगर हमने रिवीजन नहीं किया तो एक टाइम के बाद वो दिमाग से स्किप कर जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं वो परमानेंटली आपके माइंड में रहें, इसके लिए ज़रूरी है उसका रिवीजन करना। अगर आप फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप स्पीड बढ़ा के भी रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 40 क्वेश्चन है वहाँ पे, 40 क्वेश्चन में आधा घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप और फास्ट देखेंगे तो उससे भी कम समय लगेगा। बट देखिएगा ज़रूर, इम्पॉर्टेंट ये है आपको देखना, ताकि आप उस क्वेश्चन को अगर दोबारा देखेंगे आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों को। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आईआईटी मद्रास ने 21 से 25 फरवरी तक एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है। तो किसने की है मेजबानी? आईआईटी मद्रास ने किया है। तो इस कार्यक्रम में ये जो प्रोग्राम हुआ था, देश दुनिया से भर से 150 उद्योग प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। और यह प्रतियोगिता थाईयूर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के सैटेलाइट कैंपस डिस्कवरी में आयोजित की गई थी। इसमें रेल मंत्रालय, भारत सरकार के अतिरिक्त सहयोग से आईआईटी मद्रास, आईआईटीएम प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन और एसएई इंडिया द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, यानी ये जो आयोजन हुआ, जिस कार्यक्रम का अगर हम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो इसका उद्देश्य है वैश्विक प्रतिभा, उद्योग के नेताओं और उद्योगकर्ताओं को एकजुट करना, सहयोग, नवाचार, हाइपरलूप प्रौद्योगिकी के वास्तविक दुनिया कार्यान्वयन को क्या करना, बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। तो जो हाइपर लूप परिवहन का ये 5वां साधन है, और ये एक ऐसी ट्रेन है जो लगभग वैक्यूम ट्यूब में यात्रा करती है, और यह वैक्यूम ट्यूब के अंदर कैप्सूल को 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति तक पहुंचने की अनुमति देता है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखो, अगर जैसे अभी तो चैनल बहुत स्लो चल रहा है और सब्सक्राइबर भी उतने नहीं हैं। अगर सब्सक्राइबर सच में ज़्यादा और व्यूज़ ज़्यादा हो जाए तो जैसे हम लोग क्विज टाइप होता है ना, अगर क्विज टाइप करो ना तो ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो इसके साथ साथ अगर क्विज वगैरह होती तो और अच्छा लगता, मतलब डेली आपको मॉर्निंग में क्विज वगैरह मिल जाती तो वैसे अच्छा लगता है, क्विज करने में मज़ा आता है। फिलहाल अभी जब तक नहीं है तब तक ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो में विस्फोट, यानी कहाँ पे हुआ है? माउंट डुकोनो में विस्फोट हुआ है। विमानन चेतावनी और सुरक्षा सलाह जारी की गई। तो बात करते हैं 20 फरवरी को इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकू प्रांत में माउंट डुकोनो में क्या हो गया है? विस्फोट हो गया है। तो जो ज्वालामुखी विस्फोट, भाई ज्वालामुखी ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनमें किसी का जोर नहीं है। जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं, यानी जो प्रकृति द्वारा होती हैं उनको कहा जाता है प्राकृतिक आपदाएं। तो यहाँ पे जो हाल महेरा द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी से 2000 मीटर की ऊंचाई तक राख निकली और ज्वालामुखी के दक्षिण में घने सफेद से भूरे बादलों के क्षेत्र को ढक लिया गया। तो जैसे राख वगैरह उड़ती है तो सांस वांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तो वहां पे ये भी बोला गया कि आप मास्क वगैरह लगा के रखो ताकि सांस वगैरह लेने में दिक्कत ना हो। तो मास्क वगैरह लगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जोखिम को कम करने के लिए ऑरेंज स्तर पर विमानन के लिए ज्वालामुखी वेधशाला नोटिस जारी किया गया, जो दूसरी सबसे बड़ी चेतावनी है। तो इसमें एक तरीके से था कि जो विमान वगैरह उड़ रहे हैं उसके आसपास 5 किलोमीटर से नीचे विमानों को उड़ान भरने से प्रतिबंधित किया जाए, यानी उनको रोका जाए कि 5 किलोमीटर के जो रेंज में है वहां पे ना करे, क्योंकि भाई ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसका रेंज भी ऊपर ही होता है, तो वहां तक अगर विमान वगैरह आएंगे तो उनके लिए भी खतरा हो सकता है, इसकी वजह से उनको मना किया गया। तो यहाँ अगर हम बात करें तो समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर ऊपर स्थित माउंट डुकोनो इंडोनेशिया के 127 सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। ठीक है।
और इसके अलावा हम बात करें जनवरी में भी ये हुआ था कि घनी आबादी वाले शहर योगार्ता के पास स्थित माउंट मेरापी से गर्म लावा फूटा था और यहाँ पे भी 2,968 मीटर ऊंचा माउंट मेरापी इंडोनेशिया के 127 सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। तो यहाँ इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में 20 वर्षीय भारतीय छात्र विश्व राजकुमार ने जीती। तो विश्व राजकुमार प्रथम स्थान पे रहे हैं 5,000 अंकों के साथ। तो ये 20 वर्ष के हैं, काफ़ी छोटी उम्र है इनकी। तो अगर हम बात करें जो ये मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 हुआ, इसमें विश्व राजकुमार ने 13.50 सेकेंड में 80 यादृच्छिक संख्याओं और 8.40 सेकेंड में 30 छवियों के क्रम को याद करके जीता है। ठीक है, और ये ऑनलाइन प्रतियोगिता होती है और यहाँ पे मेमोरी लीग के वेबसाइट के अनुसार राजकुमार 5,000 अंकों के साथ नंबर 1 पर हैं। ये हैं आपके राजकुमार, 20 वर्ष के हैं ये, 20 वर्ष की इनकी उम्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक सेकेंड, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीतियों का शुभारंभ किया गया। अभी अभी आपने देखा ही होगा, कल जो पीएम मोदी हैं वहाँ पे गए थे बागेश्वर बाबा के यहाँ, जहाँ पे जो कैंसर रोधी अस्पताल है उसको शुरू किए जाने वाले हैं ये लोग। तो मतलब कैंसरों के लिए अस्पताल खोले जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो जो बागेश्वर धाम है, अगर आप जानते हैं एमपी में पड़ता है, तो यहाँ पे बात करें तो आपके मोदी जी भी इस चीज़ में उनका सहयोग कर रहे हैं। फिलहाल बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 24 फरवरी को भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट यानी GIS का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी में कलियासोत डैम के पास नवनिर्मित टेंट सिटी में दुनिया भर से सैकड़ों मेहमानों की मेजबानी की गई। अगर हम बात करें देश विदेश के निवेशकों, उद्योगपतियों, NRI और स्टार्टअप को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और जो मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीतियों का क्या किया, शुभारंभ किया। तो ये जो 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन था, इसमें फार्मा, चिकित्सा उपकरण, परिवहन, उद्योग, कौशल विकास, पर्यटन, MSMI आदि पर विभागीय शिखर सम्मेलन और विशेष सत्र आयोजित किए गए। यहाँ पे ग्लोबल साउथ कंट्री कॉन्फ्रेंस, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन सत्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय सत्र और प्रमुख भागीदारी देशों के लिए विशेष सत्र भी आयोजित किए गए। इस शिखर सम्मेलन के दौरान 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदर्शनियां आयोजित की गईं, ऑटो शो, टेक्सटाइल और फैशन एक्सपो और एक जिला एक उत्पाद यानी ODP गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पीएम मोदी ने मोटापे से निपटने के लिए मदद के रूप में 10 प्रमुख हस्तियों को नामित किया है। तो मोटापा यानी ओबेसिटी बहुत बड़ा रीज़न है हमारी बीमारी का, क्योंकि मोटापा होता है, मोटापे से कई सारे खतरे उत्पन्न होते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप मोटापे को कम कर देंगे तो कई सारी बीमारियां ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी। तो इन हस्तियों में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, व्यवसायी आनंद महिंद्रा और अभिनेता मोहन लाल शामिल हैं। अन्य हस्तियों की अगर हम बात करें तो भोजपुरी गायक अभिनेता निरहुआ, जानते ही हैं सब, शूटिंग चैंपियन मनु भाकर, भारोत्तोलक मीराबाई चानू, इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकड़ी, अभिनेता R माधवन, गायिका श्रेया घोषाल और परोपकारी सुधा मूर्ति शामिल हैं। तो 10 लोगों को नामित किया गया, इन लोगों के नाम आपको मिल गए। तो जो 23 फरवरी 2025 को मन की बात मोदी जी करते हैं, उसमें मोदी जी ने तेल का सेवन कम करने की बात की है। इससे पहले राजकुमार ने भी इस चीज़ की बात की थी, चीनी और तेल और नमक की। किन चीज़ों की बात की थी? एक सेकेंड, चीनी, तेल और नमक, इन तीनों चीज़ों को कम करने की बात राजकुमार राव ने भी की थी। तो अगर हम बात करें तो ये जो मेन है, सबसे ज़्यादा देखो चीनी है,
चीनी है, चीनी में बहुत सारी मिठास होती है, लेकिन बात ये है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें तो चीनी बहुत नुकसानदायक है। चीनी हो गया आपका, जैसे ऑयल हो गया, जो फैटी चीज़ें लोग खाते हैं, जो ऑयली चीज़ें खाते हैं, उनसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और अगर हम बाहर की बात करें, जंक वगैरह फूड में इन सारी चीज़ों की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। नमक का भी सेवन एक लिमिट से ज़्यादा अगर खाएंगे तो उसमें भी नुकसान होगा। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये काफ़ी नुकसानदायक है, तो इनको लिमिटेड मात्रा में लिया जाए। देखो हमारे लिए कंपलसरी है कि ऑयल तो भाई सब्जी वगैरह में पड़ेगा, छौंकने में हम चलो घी का इस्तेमाल कर लिया। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ज़्यादातर रिफाइंड का यूज़ कम करना चाहिए। रिफाइंड जो शुद्ध सरसों का तेल है वो काफ़ी ठीक है, लेकिन जो रिफाइंड वगैरह है वो काफ़ी नुकसानदायक है। और अगर हम बात करें तो चीनी खाएं लेकिन लिमिटेड मात्रा में, बहुत ज़्यादा अगर मात्रा में खाएं। देखो बहुत सारे शहरों में इतनी सारी सुविधाएं हो गई हैं, लोग बाहर इतना ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, तो जिसकी वजह से बीमारी और ज़्यादा होती है। पहले के लोग खाते थे, खेतों में बहुत ज़्यादा चलना फिरना उनको रहता था, काम वगैरह ज़्यादा रहता था, तो जितना खाया उतना पच जाता था। अभी बैठे बैठे वहीं सोफे में बैठे रहो, खा लो ढेर सारा, फिर वो फिर बहुत दिक्कत कर देता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि लिमिटेड मात्रा में कोई चीज़ खाओ, एक निश्चित अनुपात में खाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे उन्होंने लोगों को 10 अन्य लोगों को अपने तेल के सेवन में 10% की कटौती करने की चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित किया है। आप करो, आप दूसरों को करो, दूसरे दूसरे को करें, ऐसे ही लोग एक दूसरे को बता सकते हैं कि इनमें प्रॉब्लम क्या है, इनको क्यों नहीं खाना चाहिए। तो एक तरीके से आप दूसरों को भी इस चीज़ के लिए अवेयर करो ताकि वो चीज़ कम हो सके। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम कह दें तो अकेले कुछ नहीं हो सकता। अगर एक दूसरे का सहयोग हो जाएगा तो चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी और हम उनको कम भी कर सकते हैं, है ना। मैंने 10 को बताया, 10 ने उनको 10 को बताया, तो ऐसे ऐसे करते करते संख्या बढ़ जाएगी और काफ़ी सारी इन चीज़ों में कमी हो जाएगी। देखो मोटापे में अगर कमी आ गई ना तो काफ़ी सारी बीमारियां वैसे ही कम हो जाएंगी और हॉस्पिटल का जो खर्चा है वो भी बच जाएगा। क्योंकि भाई बीमारियां आएंगी तो हॉस्पिटल का खर्चा भी तो बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो असम के बीटीआर में विभिन्न आवेदन पत्रों के धर्म कॉलम में आधिकारिक विकल्प के रूप में बैथोइज्म शामिल होगा। तो ये क्या है? तो असम में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र यानी बीटीआर को सरकार की विभिन्न आवेदन पत्रों के धर्म कॉलम में एक आधिकारिक विकल्प के रूप में बैथोइज्म को शामिल करेगी। बैथोइज्म बोडो लोगों की एक पारंपरिक आस्था है। बैडो बैथोसिम बोडो लोगों की पैतृक आस्था रही है और बैथो धर्म के अनुयायियों के बीच भगवान को बैथो बराय नाम से जाना जाता है। मतलब एक अलग टाइप की उन लोग की पूजा वगैरह होती है जिसको वो लोग मानते हैं। जैसे वो लोग होता है ना, अलग अलग भगवानों को मानते हैं, तो वो लोग उनको मानते हैं। तो जो बैथो आस्था सीजो पौधे पर केंद्रित है, ठीक है। बोडो लोगों द्वारा इस पौधे को जीवन या आत्मा के प्रतीक के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। तो मतलब एक पौधा है जिसको ये लोग ऐसे मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जैसे हम भगवान की करते हैं वैसे वो उनकी करते हैं, उनकी आस्था उनसे जुड़ी हुई है तो वो उनकी पूजा करते हैं। ये है, ठीक है। जैसे ये पेड़ की तरह है तो इनकी लोग पूजा कर रहे हैं ना, वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हरियाणा सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है। गवाह हो तुम, गवाह। तो जो हरियाणा सरकार ने हरियाणा गवाह संरक्षण योजना 2025 शुरू की है। तो गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा क्योंकि राज्य की 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए तैयार है। अब अगर हम बात करें तो यह योजना उन अपराधों के गवाहों पर लागू होगी जिसमें मौत या आजीवन कारावास या 7 साल और उससे अधिक तक की कैद की सजा हो सकती है। तो यहाँ पे इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75, 76, 77, 78 और 79 के तहत दंड शामिल होंगे। इस योजना के तहत खतरे की आशंका के आधार पर गवाहों की 3 श्रेणियां होंगी। देखो बात यह है, जो गवाह होते हैं मतलब जो दूसरे की तरफ से गवाही देते हैं, तो उनकी सुरक्षा का भी ध्यान दिया जाता है। क्योंकि कई बार होता है कि वो डर की वजह से वो चीज़ नहीं कर पाते। आप किसी को बचाने के लिए आप गवाही दे रहे हो तो आपके लिए भी खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है कि उनकी सुरक्षा का भी ध्यान दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम श्रेणी की अगर हम बात करेंगे
तो इसमें वे स्थितियां शामिल है जहां खतरा गवाह और उनके परिवार के सदस्यों या किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन तक फैल जाता है जिसमें गवाह संबंधित है। तो यहाँ पे उसके साथ साथ उनके परिवार को भी थोड़ा सा खतरा हो जाता है उन चीज़ों के लिए, जिसकी वजह से उनके लिए भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और अगर हम सेकेंड श्रेणी की बात करेंगे तो इसमें ऐसे मामले शामिल हैं जहाँ खतरा गवाह और उसके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा, प्रतिष्ठा या संपत्ति तक फैला हुआ है। अगर हम थर्ड श्रेणी की बात करें तो इसे वहाँ लागू किया जाएगा जहाँ खतरा मध्यम होता है, यानी मतलब थोड़ा सा जैसे मान लो उनको उत्पीड़न हो जाए, मतलब उत्पीड़ित करें लोग उनको, तो वैसे में थोड़ा सा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये योजना हरियाणा सरकार ने चलाई है। ये रही तो हरियाणा की नायब सरकार का बड़ा फैसला, गवाहों को सरकार देगी अब फुल सिक्योरिटी, सुरक्षा। जर्मनी के 2025 के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। देखते हैं कौन बना। तो फ्रेडरिक मर्ज की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के नेतृत्व वाले रूढ़िवादियों ने क्या जीता है? चुनाव जीता है। मर्ज, किसी भी बीमारी का मर्ज। चलिए, अगर हम बात करते हैं तो वे अपने अनुमानित 30% वोट शेयर से पीछे रह गए। 20.8% वोट के साथ अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी ने अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम हासिल किया। वर्तमान चांसलर ओलाफ स्कोल्ज की एसपीडी को तीसरा स्थान मिला है और मर्ज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी, जिसका नेतृत्व अब चांसलर ओलाफ स्कोल्ज कर रहे हैं, के साथ एक महागठबंधन बनाकर एक स्थिर सरकार बना सकते हैं। तो 316 के बहुमत के साथ जर्मनी संसद या बुंडेस्टैग में 630 सीटें हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिलहाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि कौन जीता है। फ्रेडरिक मर्ज की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के नेतृत्व वाले रूढ़िवादियों ने चुनाव जीता है। ठीक है, एक बार इनका चेहरा भी देख लीजिए आप। ये है फ्रेडरिक मर्ज, होंगे जर्मनी के नए चांसलर। भारत ने बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली। भारत ने आधिकारिक रूप से बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता बांग्लादेश से अपने हाथों में ले ली है। और यह बदलाव 13वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक के दौरान मालदीव में हुआ, जिसमें श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश के प्रतिनिधियों ने क्या लिया था? भाग लिया था। इस प्रोग्राम की बात करें तो 20 से 22 फरवरी 2025 तक मालदीव के मत्स्य एवं महासागर संसाधन मंत्रालय द्वारा BOBPIGO के सहयोग से आयोजित किया गया था। यानी किसकी बात की जा रही है? बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। ठीक है, ये रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो काश पटेल, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश हमारी नौकरी बहुत जल्दी लग जाती, काश हमें इतना पढ़ना ना होता। नहीं, बहुत सारी चीजें दिमाग में घूमती है ना। तो इनका नाम है काश। काश पटेल बने FBI प्रमुख, भगवद गीता पर हाथ रखकर ली शपथ। वाह। तो भारतीय मूल के काश पटेल को आधिकारिक रूप से 21 फरवरी 2025 को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के 9वें निर्देशक के रूप में शपथ दिलाई गई। पटेल, जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने भगवद गीता पर शपथ ली, जो अमेरिकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। उनकी शपथ ग्रहण समारोह मतलब आइजन हावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग में आयोजित किया गया, जहां अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने उन्हें शपथ दिलाई। पटेल ने क्रिस्टोफर रे की जगह ली है। अगर हम यहाँ इसको याद रखिएगा, क्रिस्टोफर रे की जगह ली है, जिन्होंने बाइडेन प्रशासन के अंत में इस्तीफा दे दिया था। ये हैं। और इन्होंने गीता में हाथ रख के कसम खाई, मतलब कसम खाई क्या, शपथ ली। तो मैं गीता में हाथ रख के ये शपथ लेता हूँ कि डैश डैश डैश। चलिए, तो ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और
कमेंट में अपने फीडबैक दें। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो लोग व्रत हैं तो बहुत ज़्यादा भोजन मत कीजिएगा, क्योंकि व्रत रहना चाहिए हफ्ते भर में, मतलब हफ्ते भर में क्या, महीने भर में एक बार रहना चाहिए। इससे क्या होता है, बॉडी का जो पूरा सिस्टम होता है वो सही हो जाता है। क्योंकि व्रत में हम भोजन नहीं करते, उसके अलावा सारी चीज़ें खाते हैं, जैसे फल फूल। कुछ लोग तो खाते भी नहीं हैं कम। तो अपने सेहत का भी ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।